अस्सलाम वालेकुम रिलू गट्टे में एक बार फिर खुशामदीद। रेहानुल हक पार्ट 2 पहली एपिसोड हमने 1 घंटे की कर ली थी, तो हमने कहा कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड शो है तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पार्ट्स। सो पहले हमने रेहान भाई से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्सपीरियंस के बारे में बात की, ट्रेड्स के बारे में बात की, थोड़ा-सा अभी हमने सरसरी तौर पे ही भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम स्क्वाड ड्राफ्ट को टच किया था। साकिब भाई हैज़ अ प्लेथरा ऑफ क्वेश्चंस, सो आई विल लेट साकिब भाई टेक द लीड। एंड अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद की टीम कंपोजिशन, जो ट्रेड्स उन्होंने की थी, उसके बाद अब टीम की जो खामियां उन्होंने पूरी की थी, तो उस पर बात करेंगे। जी साकिब भाई, गो अहेड। जी, रेहान भाई ज़रा रिटेंशंस की तरफ आते हैं थोड़ा-सा। रिटेंशंस आपको पता है कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रोबेबली पूरे आपके सीज़न में। सबसे मुश्किल काम कई प्लेयर्स होते हैं आपके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे होते हैं, फिर आप कैटेगरीज़ में जो हमारी लोकल कैटेगरी रिन्यूअल्स हो जाती हैं, वो इस तरीके से हो जाती हैं कि फिर आपको कुछ प्लेयर्स को छोड़ना पड़ता है। साल भी आसिफ अली, वसीम जूनियर, हसन अली और इब्रार ट्रेड्स में चले गए या हमें जितना बुरा आप डायमंड में फँसे हुए थे, नसीम शाह भी लेना चाह रहे थे, इमाद वसीम भी लेना चाह रहे थे, तो बड़ा कन्फर्म हो गया था मुझे कि आप डायमंड में से आपके प्लेयर जाएँगे, जाएँगे। बाकी चलो ठीक है, बाकी तो कुछ ट्रेड हो गए, मगर ये कि आसिफ अली के पिछले 2 सीज़न भी इतने अच्छे नहीं गए हुए थे, मगर आसिफ अली ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों के साथ थे, तो कितना मुश्किल था आसिफ अली को जाने देना ड्राफ्ट में? आई थिंक अभी तक मैं जितनी देर से इस्लामाबाद यूनाइटेड में काम कर रहा हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक, नॉट फॉर मी ओनली, इट्स एंटायर फ्रेंचाइज. वी वैल्यू व्हाट ही इज डन फॉर द फ्रेंचाइज एंड ही विल ऑलवेज, वो अक्सर लोग वैसे ही कह देते हैं कि ऑलवेज रिमेन द पार्ट ऑफ द फैमिली, बट आसिफ विल ऑलवेज बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड. उसकी बहुत सिंपल वजह ये है कि मुझे याद है PSL 1 में वी वर स्ट्रगलिंग, हम एक मैच चेस करते, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोपारा ओवर करवा रहा था, इट वाज अ मस्ट विन मैच फॉर अस. ही हिट अ कपल ऑफ सिक्सेस टू विन दैट मैच फॉर अस. देन PSL 3 का जो फाइनल है, उसमें उसने वो जो 3 छक्के लगातार लगाए थे. तो हिज परफॉर्मेंसेस एंड कंट्रीब्यूशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड आर सेकंड टू नन. PSL 6 में जो उसकी परफॉर्मेंस अबू धाबी में थी, unbelievable. Especially that Lahore Qalandars match is one of the greatest T20 innings I've seen. उस पिच के ऊपर जिस तरह उसने खेली थी, एंड हम क्या 21 पे 5 आउट थे या 20 पे 5 आउट थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद. We still ended up winning that match and he played a blinder, like counter attack किया. तो obviously it was very tough. अगर हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी होती to bring him back, तो we would have. डायमंड में हम ले नहीं सकते थे लोकल प्लेयर. We had to, so when he was picked we did not even have the right to match on him. So that's the toughest decision. और डर भी लगता है, आसिफ अली जैसे प्लेयर से डर भी लगता है कि वो आपके अगेंस्ट आएगा तो आपको ही ना उड़ा के रख दे. एंड ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हु कैन डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन टीम्स. अभी आप लेटली देखें तो जो कलंदर्स का आई थिंक T10 टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी ही वाज रियली गुड इन द प्लेऑफ्स. अभी जो T10 के अंदर फाइनल के अंदर उसने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, तो he's turned up for big occasions in league cricket. एंड पाकिस्तान के लिए भी वो जो अफगानिस्तान वाला मैच 4 छक्के उसने स्कोर में मार दिए थे. तो ऐसी एबिलिटी बहुत कम प्लेयर्स में होती है. एंड मैं अभी भी उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ. एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ. एंड वेर एवर ही गोज ही विल ऑलवेज हैव आवर सपोर्ट. ही विल ऑलवेज बी दैट. तो सबसे मुश्किल डिसीजन आई थिंक आसिफ अली वाला ही था. वेरी टफ, but it is what it is. You have to make these tough calls. But yeah, easily the toughest decision. The डायमंड के अंदर हम इतना बुरा फंसे हुए थे कि आसिफ अली, आजम खान, वसीम जूनियर, हसन अली, चारों प्लेयर डायमंड में थे. यू कैन ओनली कीप 2 पाकिस्तानीज, सो 2 यू हैड टू लेट गो. एंड देन यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ट्रेड्स. तो हम इतना बुरा फंसे थे कि वहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी. और फहीम भी डायमंड था. फहीम को फिर फ़हीम ब्रांड भी एम्बेसडर डायमंड बना था। के हमने vote किया था. हाँ, नहीं वो बड़ा ऑब्वियस लग रहा था कि एक इनमें से कई प्लेयर्स जो हैं वो जाएँगे, तो आपने अच्छा किया कि मेरे ख्याल में वसीम जूनियर और वो जो कुछ ट्रेड्स हो गई जिसमें उधर चले गए तो आपने अच्छी नेगोशिएशंस कर ली। मगर ये कि आसिफ अली का ज़ाहिर-सी बात है कि 8 साल से एक प्लेयर आपके लिए खेल रहा हो तो उसका दुःख तो होता ही है। अच्छा बिल्कुल ड्राफ्ट पिक्स पे जाने से पहले एक आखिरी चीज़ इमाद वसीम पे हमने बात नहीं की। मेरे ख्याल में आपकी बेस्ट मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मुझे नसीम शाह से भी बड़ी ट्रेड आपकी इमाद वसीम लगती है क्योंकि एक तो मेरा फेवरेट प्लेयर है, दूसरा पिछले साल जितनी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंसेस दी थी, दे वर एक्सेप्शनल। आई वाज़ रियली पिस्ड कि इस कराची किंग्स ने अपना एक अच्छा प्लेयर जाने दिया और ये बात मैंने बार-बार फराज को भी बोली है और कराची किंग्स के फैन के साथ भी मैं ये कहता हूँ।
तो हाउ वाज दिस ट्रेड, ये किस तरह हुई? और जाहिर बात है जब आपको पता चला कि ये ट्रेड इनिशिएट हो रही है तो यू वर सक्सेसफुल और पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर देंगे, बैटिंग डेप्थ लेकर आ जाती हैं, मैचेस वगैरह फिनिश करके दे देंगे, तो अमेजिंग पिक इन माय ओपिनियन। इसके बारे में कुछ बताएं। आई थिंक इमाद का तो बहुत सिंपल था कि जब इमाद की रिटायरमेंट अनाउंस हुई तो उस वक्त तो हमें था कि यार ये तो इफ वी पिक हिम वी कैन मेक हिम अ मेंटोर, सो वो कैटेगरी भी नीचे आ जाती है, पर उसके लिए फिर आपको ड्राफ्ट से पहले वो प्लेयर लेना पड़ता है। एंड हैदर भाई वाज वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट ही वांटेड हसन अली। आई एम श्योर उन्होंने अपने शो पे ही मेंशन किया होगा ये। तो हम डायमंड में वैसे ही इतना फंसे हुए थे। तो उनको फास्ट बॉलर चाहिए था। तो व्हेन दैट कन्वर्सेशन हैपेंड तो वी सेड कि ओके फाइन, यू वांट हसन, यू गिव अस इमाद। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड था इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो बड़ी एक दिन की कन्वर्सेशन थी वो, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें बहुत सिंपल बात है हैदर भाई की और मेरी हुई कि यू टॉक टू हसन अली। हैदर भाई को मैंने बोला और मैंने कहा कि आई विल टॉक टू इमाद। ही स्पोक टू हसन, हसन अग्रीड। आई स्पोक टू इमाद, इमाद अग्रीड। इट वाज अ वेरी शॉर्ट नेगोशिएशन। आई थिंक प्रॉब्ली अभी तक पीएसएल के जितने भी हमने ट्रेड्स किए इसमें सबसे जो शॉर्ट कॉन्वर्सेशन थी वो इसी पे हुई थी बिटवीन द प्लेयर्स एंड वर्ल्ड। और हसन हसन के ऊपर भी बहुत मुझे बहुत हुआ था कि उसको वी ब्रॉट हिम इन एंड ही डिड रियली वेल फॉर अस। पीएसएल 6 में ही वाज अनबिलीवेबल। 7 उसका उतना अच्छा नहीं गया था, बट 8 में ही बाउंस बैक। रावलपिंडी जैसे ग्राउंड के अंदर उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। तो इट वाज रियली टफ टू लेट हिम गो एज वेल, बट दैट वाज अ सिचुएशन के कराची वो रियली रियली वांटेड हिम and we wanted Imad, so I think it played out well for all parties concerned in the end. ठीक है, चलें फाइनली आफ्टर लाइक 2 घंटे की गपशप के बाद बिलाखिर अब हम ड्राफ्ट की तरफ आ ही जाता हूँ मैं। बीच में अनऑफिशियल भी हमारी काफ़ी बात हुई है मगर ड्राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। प्लैटिनम की पिक आपके पास एक ही थी और आपने वाइल्ड कार्ड किया जॉर्डन कॉक्स को। तो आई कीपर्स तो बहुत से थे, इसका मतलब है कि बड़ा क्लियर था कि आप जॉर्डन कॉक्स को लेना चाह रहे हैं। जी, कॉक्स भी जी। कई लीग्स में ओपन ही खेल रहे हैं, आपके पास भी और काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स थे, तो व्हाई जॉर्डन कॉक्स? क्योंकि बहुत से कीपर जो थे वो एंड तक लाइक बेन बेन मैकडरमट को किसी ने पिक भी नहीं किया। आई गेस एंड्रे फ्लेचर को किसी ने पिक नहीं किया। जो अभी जो मुल्तान सुल्तान ने भी लिए हैं, जॉनसन चार्ल्स बड़ी एंड में रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में हम्म। पिक हुए हैं। तो जॉर्डन कॉक्स की पिक के बारे में बताइए कि व्हाई जॉर्डन कॉक्स? आई थिंक जॉर्डन कॉक्स एक तो बहुत इसमें ये कि फॉर्म उस पे एक मैटर प्ले हुआ था उसका कि उसकी जो फॉर्म चल रही थी T10 के ऊपर एट द टाइम। सो वी हम बहुत क्लियर थे वी वांट जॉर्डन कॉक्स एंड बिकॉज उसकी फॉर्म इतनी अच्छी थी हमें नहीं लगता था कि अगर हम डायमंड तक उसका इंतजार करेंगे तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमने ये सोचा कि हमें टाइमर मिल्स और जॉर्डन कॉक्स दोनों चाहिए। तो फिर हम ये फैसला करने लगे कि या मिल्स लें हम प्लेटिनम में या कॉक्स लें हम प्लेटिनम में, और फिर डायमंड में हम जो भी उन दोनों में से बचेगा वो डायमंड में ले लेंगे। अब हमें ऑलमोस्ट ये सर्टेनिटी थी कि कॉक्स हमारी बारी तक डायमंड में नहीं बचेगा, तो वी यूज्ड अ वाइल्ड कार्ड ऑन हिम। एंड द थॉट बिहाइंड अलाउइंग टाइमर मिल्स टू ड्रॉप टू डायमंड वाज कि अगर हमारे से पहले 2 बारियों में वो पिक होता तो हमारे पास राइट टू मैच होता टाइमर मिल्स के ऊपर, हम उसको फिर भी ले लेते। तो वी डिड नॉट वांट टू रिस्क लूजिंग कॉक्स, तो कॉक्स के पीछे इसलिए। और दूसरी चीज आपने बात की कि वो एज एन ओपनर खेलते हैं। मैं सबको ये बताना चलूँ कि जॉर्डन कॉक्स की खास बात सबसे ज्यादा ये है कि ही कैन बैट एनीवेयर बिटवीन 1 एंड 6। तो उसका स्पिनर्स के अगेंस्ट मैचअप बहुत अच्छा है। और अभी अगर आप बात करें दुबई की पिचेस वो थोड़ी स्लो हैं, लेकिन पाकिस्तान की पिचेस के लिए जो हमने डेटा एनालिटिक्स किए थे उसमें ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स टू प्ले ऑन पिचेस सच एज दिस। तो इसलिए जॉर्डन कॉक्स के ऊपर तो यूर श्योर के आपको ऐसा प्लेयर मिल जाए जो ओपन भी कर सके, 3 पे भी खेले, 4 पे भी खेल ले, 5 पे भी खेल ले, फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकता है, ऊपर से अटैक भी कर सकता है। तो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर मुश्किल से मिलता है ड्राफ्ट में। तो देन यू सी के हु इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू दिस। तो जो बाकी कीपर थे उनकी बड़ी फिक्स पोजीशन थी। ही वाज द वन जिसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि इजीली ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बात कर सकता हूँ, जॉर्डन कॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड। सो कीपिंग आप छोड़ दें, उसकी फील्डिंग आप देखिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे उसकी फील्डिंग। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड गोइंग फॉर जॉर्डन कॉक्स इन द प्लैटिनम राउंड। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, टिमल मिल्स वाली पिक की बात कर लेते हैं। डायमंड में चल के आपने टिमल मिल्स को पिक किया, तो जब आपने टिमल मिल्स को पिक किया, इसका मतलब है कि आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ही देख रहे थे, क्योंकि क्रिस जॉर्डन भी थे, आपने क्रिस जॉर्डन के साथ काम भी किया हुआ इन द पास्ट। कुछ फैंस क्वेश्चन भी हमें यही आए हैं कि आपने क्रिस जॉर्डन क्यों नहीं लिया, तो लग रहा है कि बड़ा ऑब्वियस, क्योंकि पिछले साल आपके पास फारूकी थे और फारूकी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो जी, मेरे ख्याल में फारूकी को तो आपने उसकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से शायद प्रॉब्ली जी, आपने उसको रिटेन नहीं बिल्कुल किया ऐसे ही। होगा। तो उसकी लाइकवाइज आप जो ले रहे थे उसमें डू यू थिंक टाइमल विल्स के नंबर किसी और लेफ्ट आर्म, क्योंकि आई गेस वो रीस टॉपली भी थे उस टाइम पे ड्राफ्ट में,
तो रीस टॉपली की क्या इंजरी कंसर्न्स थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया, या फिर टाइमल मिल्स को ओवरऑल आपने पहले ही करके रखा हुआ था कि हमें टाइमल मिल्स चाहिए हमें? पहली चीज तो ये कि रीस टॉपली भी हमको 3 दफा ले चुके हैं, टाइमल मिल्स भी हमको 3 दफा ले चुके हुए हैं, और वो दोनों जो हैं इंजरी की वजह से अनअवेलेबल हो गए इन द पास्ट। दूसरी चीज ये कि वी नीड टू थिंक के जो हमने रिटेंशंस किए उसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और हम कहाँ कवर कर सकते हैं अपनी स्क्वाड। तो अगर आप रीस टॉपली की बात करें तो रीस टॉपली इज अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर। हमें चाहिए था एक थोड़ा सा ओल्ड बॉल का बॉलर, थोड़ा सा मिडिल ओवर्स का फास्ट बॉलर, और अगर वो लेफ्ट आर्मर हो तो वो एक एडेड एडवांटेज है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर नई बॉल के लिए इमाद वसीम और नसीम शाह हैं, तो देन यू लुक एट योर अदर ऑप्शन। सो उस ऑप्शन के अंदर द बेस्ट फिट दैट वी हैड इन द ड्राफ्ट वाज टाइमल मिल्स, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रीस टॉपली or anyone like that, a left arm bowler who bowls at 140, has a really good slower ball, has good death numbers, तो हमें डेथ ओवर्स का बॉलर चाहिए था। दैट्स व्हाई टाइमल मिल्स वाज आवर फर्स्ट टारगेट, और दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर हिम। एंड होपफुली ही इज फुली फिट दिस सीजन। वो उसकी फिटनेस काफी इंप्रूव की है, वो IL T20 भी रेगुलरली अभी खेल रहा है। तो द आइडिया बिहाइंड पिकिंग हिम वाज के ही देन बिकम्स दैट एनफोर्सर इन द मिडिल ओवर्स एंड देन द डेथ ओवर्स एज वेल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पता है कि वो ट्विटर रिलेटेड, हमें तो उसका मुझे एक्सप्लेनेशन मुझे पता है। बहुत से लोग इसके ऊपर काफी, मेरे ख्याल में राशिद लतीफ की भी एक ट्वीट थी इसके ऊपर के ये जो मनरो और हेल्स हैं ये गोल्ड में आपने उठाए हुए हैं, तो ये तो बड़े स्टेचर के प्लेयर हैं, और इस चीज के ऊपर आईब्रोज भी रेज होती हैं कि इतने बड़े प्लेयर जो होते हैं वो इन लोअर कैटेगरीज में क्यों खेलते हैं। मैं इस वजह से बात करूँ कि राशिद लतीफ ने भी ये ट्वीट की हुई है, हमें तो इसकी एक्सप्लेनेशन पता है, मगर जस्ट फॉर द फैंस और जो लोग इस प्रोसेस को, ड्राफ्ट के प्रोसेस को नहीं समझते, उसके लिए आप इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक कॉलिन मनरो का तो बहुत सिंपल है कि मनरो has been part of the franchise for that long, and उसकी लॉयल्टीज, वो आई थिंक he played one season for Karachi and since then he's always played for Islamabad United. तो उसकी लॉयल्टी एक है। दूसरा, मनरो इज at the stage of his career where he in the future wants to also look at coaching jobs in the future as well. So इधर उसको हम एक रोल ऐसा देते हैं जिसके अंदर not only is he a player but he also mentors the young kids, यानी emerging player जो भी आता है। एंड मनरो बाय द वे उसको उर्दू की काफी समझ भी आ जाती है अब। मनरो, आई एम श्योर अगर किसी ने IL T20 की कोई क्लिप देखी होगी तो उसमें मनरो एक दो उर्दू बोल भी रहा है। तो वो ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु टेक्स great pleasure in mentoring, a great pleasure in teaching young kids, and उसका future जो hold करता है वो यही है कि he becomes a coach long term. तो we provide him with that opportunity and we give him that role. So जो उसको चीज चाहिए वो हम उसको दे रहे हैं। And the other thing is कि I think if a player is comfortable playing for you in that category, then what's the issue in not getting him there? Is I don't understand the मनरो के ऊपर तो बहुत क्लियर हूँ मैं। जहाँ तक कि एलेक्स हेल्स की बात है, तो वो एलेक्स हेल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो अप एंड डाउन थी एट द टाइम व्हेन ही वाज साइंड फॉर गोल्ड। एट द मोमेंट उसकी अवेलेबिलिटी लुक्स रियली गुड टू द पॉइंट दैट वी आर थिंकिंग ही माइट बी अवेलेबल फॉर द एंटायर टूर्नामेंट। So, I mean, those two players, we had a good conversation with them. We explained to them their roles in the team. Mike Hesson had a discussion with them. Shadab had a discussion with them. I had a discussion with them. And in the end, we were very clear on what we wanted to build a team or as a team, and both of them fit right in there. And उनकी कैटेगरी जो है वो फिर उसके बाद डिसाइड की गई थी। अच्छा रैनवी, बिफोर साकिब भाई's next question, ये लाहौर के शो में समीन भाई से भी हमने बात की थी इस बारे में। आप यू आर द फर्स्ट टीम टू बी 2 टाइम चैंपियन, और आप काफी अरसे तक इस चीज पे आप बोस्ट करते रहे। ये दुनिया का दस्तूर है कि ये हमने ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी देखा। What goes up must come down. एग्जैक्टली नहीं, Yeah. दस्तूर वो नहीं, दस्तूर मेरा ये कहने का मकसद ये था, दुनिया का दस्तूर ये है कि जो जीत रहा होता है ना तो उसको कोई पसंद नहीं करता। हमेशा सब जो है वो सबसे दे आर ईगर टू पुट यू डाउन बिकॉज यू आर द Yeah. वन हु इज ऑन टॉप। तो कुछ सीजन हो गए हैं आपकी, जब वो उन तोपों का रुख मैंने पहले गुडविल होती थी टुवर्ड्स लाहौर क्योंकि वो हारते रहते थे, वो एक मीम्स का पार्ट होते थे। अब लाहौर जीतना शुरू हो गई है तो लाहौर पे कि भाई बड़ी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान टीम में भी फैसले करवा देती है, तो इस तरह के इल्जामात लाहौर की तरफ लगने लगे हैं, मैंने देखा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मैंने, लेकिन आई मे बी रॉन्ग, इवन तो इस्लामाबाद इतने साल से जीता नहीं है, बट पीपल आर स्टिल रेलिशिंग इन इस्लामाबाद नॉट विनिंग, लाइक Yeah. दैट थिंग। डू यू फील कि ये अभी तक एग्जिस्ट करता? मुझे लगता था कि अगर आप इतने साल नहीं जीते तो शायद वो एक जो था ना एग्रेशन टुवर्ड्स इस्लामाबाद या उनकी हार में खुश होने का, वो कम होगा। वो मुझे कम होता हुआ नजर नहीं आया। I think वो that also depends on our sample sizes. तो फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ट्विटर पे आपको जेन्युइनली वो जो फॉर यू सेक्शन है ना ट्विटर पे,
वो तो जेन्युइनली आपको गुस्सा चढ़ाने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है कि आपको ऐसी ट्वीट्स नजर आएंगी जिसको आप फॉलो भी नहीं करते और वो कोई ऐसी बात कर रहा होगा कि आपको कि यार ये हाउ इज ही इवन सेइंग दिस। तो इसलिए मैं फॉर यू वाला सेक्शन अवॉइड करके आप वो करता हूँ पीपल यू फॉलो वाला सेक्शन ना। तो दैट मेक्स लाइफ इजियर, वन। नंबर टू ये है कि अगर आप वो सैम्पल साइज इंक्रीज करेंगे तो जितना अगर आप कह रहे हैं हेटेड है तो आई एम श्योर उतना ही लव भी होगा। और यू नो वो ये दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स टीम। सो फॉर एग्जांपल अगर आप रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल कोई भी क्लब के फैन है तो आपको लगेगा कि मेरे क्लब के खिलाफ सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो दैट्स आई थिंक पार्ट ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन, पार्ट ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स टीम, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। एंड या आई थिंक सक्सेस का ये होता है कि एवरीवन वो एक हेल्दी एनवी होती है मेरी नजर में। कोई ऐसी एनवी नहीं है कि जो विच विल डिस्ट्रॉय, इट्स अ हेल्दी एनवी। हु डजंट वांट टू बीट लाहौर कलंदर्स नाउ, यू नो एवरीवन वुड वांट टू उसमें बीट एक देम। चीज और ऐड करता हूँ रेहान भाई, क्योंकि आपको पता है वी स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो एक सेंटिमेंट जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक और एनिमोसिटी या हेट प्रॉब्ली इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड टुवर्ड्स इस्लामाबाद मैंने देखा है, वो खा इस्लामाबाद के मतलब लाहौर के फैन हो या कराची के फैन हो, the reason they relish in Islamabad's non-success or defeats is देखा ये डेटा कहते, देखा डेटा कुछ नहीं होता है, और क्या कर लिया डेटा ने। देखो रेहान और वही जो मैंने आपको पहले बोला, रेहान और चीमा, ये दोनों जो है ना, रेहान और चीमा, बस ये तो दे relish in that कि यार देखा नहीं, डेटा नहीं जीता। तो ये भी एक stick to beat Islamabad which is used। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, जो जब वो ये वही बात है ना कि आपको वैलिडेशन जब चाहिए होती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया, तो अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के फेवर में कोई चीज़ आती है तो आई विल गेट वैलिडेशन थ्रू इट। सो दैट्स वेरी नेचुरल ऑफ पीपल टू डू। अब फॉर एग्जांपल डेटा की अक्सर लोग बात करते हैं तो अक्सर मैंने अक्सर लोगों को सुना है मैं डेटा में बिलीव नहीं करता, मैं फॉर्म में बिलीव करता हूँ। तो मैं उसको मेरा उसका जवाब ये होता है कि फॉर्म क्या है, हाउ डू यू डिफाइन फॉर्म, दैट्स डेटा। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, दैट्स आल्सो डेटा। ठीक है कि अब डेटा ये कहता है कि लाहौर इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द पास्ट 2 सीजंस, वो डेटा है, वो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनीवन और एनीथिंग। तो जस्ट समथिंग दैट वैलिडेट्स योर ओपिनियन, आई फील वो एक चीज होती है। इट्स फाइन इफ समवन फील्स दैट वे, दे फील दैट वे, यू आई कांट हेल्प इट, नो वन एल्स कैन हेल्प इट, वो उनका एक ओपिनियन है। एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस। एंड आई ऑल्सो फील कि डेटा, मैं डेटा की अक्सर बात करता हूँ, डेटा इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी टॉक अबाउट। डेटा नीड्स टू बी मिक्स्ड विद क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आपके क्रिकेटर्स का, आपके कोचेस का बहुत मेजर रोल होता है, एंड दे आइडेंटिफाई लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल अब कितना डेटा होगा उबैद शाह पे आपके ख्याल में? सैंपल साइज बहुत छोटा है उधर। देन यू नीड टू ट्रस्ट दैट इंस्टिंक्ट ऑफ समवन। सो जिस तरह मैंने आपको बताया, माइक हैसन और शादाब वर वेरी कीन ऑन पिकिंग हिम, सो दैट्स वन एग्जांपल। Similarly, when Shadab came into the team in the emerging category in PSL2, तो anyone who saw him at the time knew कि यार ये he's special। तो that's how it was done। शाहीन जिस सीजन आना था पूरी दुनिया को पता था कि शाहीन is going to be the next big thing। जमान another example। So I mean these players, आपको ये डेटा नहीं है, ये तो आपको देख के पता चल जाता है। तो बट हाउ डू यू क्वांटिफाई थिंग्स, वो मेरा सबसे सवाल होता है कि यार डेटा डेटा करते हो, डेटा डेटा करते हो। मेरा डेटा गलत हो सकता है बट दैट डज नॉट मीन कि डेटा एज अ कॉन्सेप्ट गलत है। एज अ कॉन्सेप्ट वो गलत नहीं है, मेरा शायद उसकी एप्लीकेशन गलत है, विच आई एडमिट, आई ओपनली एडमिट समटाइम्स कि यार मेरी एप्लीकेशन की गलत होगी, एंड दैट्स The पार्ट ऑफ way द the way प्रोसेस। Rehan bhai, I interpret is, and again this is just my interpretation, that just not only applies to the data, and this is something I've repeated multiple times over different platforms, is what I believe in is process hona chahiye. Process brings you success in the long run. Yeah, Exceptions can bring you short term success when you're 100%. following the process, and the other thing जो आप लोग के पास है, जो कि may not be the right comparison at this time, लेकिन जो baseball है, you are also willing to die on that hill के यार this is the way we go about it। गिरेंगे भी, बढ़ेंगे भी, लेकिन चलते रहेंगे। हाँ, improve Yes. जरूर करेंगे, ये नहीं कि हाँ एक चीज काम नहीं कर रही है, you keep improving the process, right? या एब्सोल्युटली, आई मीन ये नहीं, देखें मुझे अक्सर लोग कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच ये है कि पहली बॉल से आओ मारना शुरू कर दो, बिल्कुल रोकनी नहीं गेंद। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर मैच में हम ना तो 100 पे आउट हो रहे हैं, ना तो हर मैच में हम 250 कर रहे हैं।
तो आई मीन फ़हीम अशरफ की जितनी भी इनिंग्स पिछले साल की आप उठा के देख लें, वो जो हम दिमाग से कहते हैं, वो फ़हीम अशरफ इज़ द एपिटमी ऑफ दैट। कि उसने जो कराची किंग्स के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, फिर उसने एक मुल्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, आखिरी ओवर में 17 चाहिए था, वो जिस तरह टीम को कैरी करके लेके गया था। या आज़म को देखेंगे वो मैचअप्स किस तरह उसने पिछले साल पे वो किए थे पिक। सो इट्स नॉट कि हम इट्स ऑल अबाउट बीइंग गंग हो और पहली बॉल से मार दो और देखो ही ना बॉल किधर आ रही है और चला दो। ऐसा नहीं होता। देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, there's a actual process that goes into it. So then you quantify, how do you quantify it? You quantify it कि यार अगर मैं 10 मैच खेल रहा हूँ, अगर मेरा सक्सेस रेट लीग की सक्सेस रेट से ऊपर है, एवरेज लीग सक्सेस रेट से, so then I'm doing something right. अगर उससे नीचे है, then I'm doing something wrong. So you need to be above that. ठीक है। अब उसमें ये होता है कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान PSL 7 में they won 9 group games, I think. They won 10 out of 11 matches and they lost the final. बट अब वो अगर ये सोच लें कि हम फाइनल हार के हमें सब कुछ बदलना पड़ गया, तो वो फिर दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वन मैच डजंट डिफाइन अ टीम। ठीक है, हम अक्सर क्लच क्लच मोमेंट्स की बात करते हैं। क्लच मोमेंट तक पहुंचने के लिए कुछ पहले क्लच करोगे तो उधर तक पहुंचोगे ना। अगर पहले आपने कुछ किया ही नहीं तो फाइनल तक तो पहुंच ही नहीं रहे ना आप, या प्ले ऑफ तक पहुंच ही नहीं रहे। सो वो प्रोसेस आपको वहां तक लेके आता है। जब आप वहां तक आ जाओ फिर आप उसको अबैंडन कर दो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग देयर। there's एंड there's the whole method to the madness is basically how आप मुझे एक बात बताएं, ये अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो यार वो यू नो फलानी टीम जो है ना वो बहुत क्लच है। हाँ, ये मैं PSL की बात नहीं कर रहा। फलानी टीम बहुत क्लच है, तो वो फलानी टीम क्लच आप कह रहे हो। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की अक्सर बात करते हैं, उस दिन ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज विन टफ मैचेस। जो दुनिया में 11 लोएस्ट मार्जिन ऑफ टेस्ट विक्ट्रीज है ना, उनमें से 6 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। डज दैट मीन कि वो क्लच टीम नहीं है? जो हाईएस्ट टेस्ट क्रिकेट में रन चेसेस किसी टीम के खिलाफ हैं, उनमें से आई थिंक टॉप 4 में से 2 या 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। डज दैट मीन कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ क्लच टीम? वो एक्सेप्शंस आप काउंट नहीं करते जब व्हेन यू डूइंग डेटा एनालिटिक्स, तो एक्सेप्शंस नहीं काउंट करते। ये तो वही हिसाब हो गया ना कि यार मैंने 100 बंदों का अगर कोई मेडिकल करता हो तो उसके लिए एग्जांपल है कि अगर आप 100 बंदों को टेस्ट करें, एक प्लेसिबो और एक असल मेडिसिन देके, तो 99% सक्सेस रेट है, तो आप 1% को नहीं कहोगे कि यार वो यार ये 1% खराब हो गया, ये सारी दवाई फेंक दो। ऐसे तो नहीं होता। यू ये टेक मेजॉरिटी नंबर्स। ये जस्ट टू फिनिश ऑन दिस रन में, ये जो एग्जांपल आपने दिए ना, ये उस तरह का एक बड़ा कॉमन वो जो गोरे वोक पेरेंट्स कुछ होते हैं ना, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते, तो वो उनको वो बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर उनको आप आगे से आर्ग्यू करने की कोशिश करो, तो वो गूगल के 5वें पेज पे एक आर्टिकल निकाल देंगे यस, जिसमें यस, किसी बच्चे को साइड इफेक्ट हुआ था। तो आप देखेंगे यस, ये, वो बोलेंगे ये तो फैक्ट है, ये भाई वो इट्स एन आउटलायर। An यस। outlier doesn't help you make the decision. But anyways, that was इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो अक्सर होता है ना आपको कि यार फलानी जगह का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे बड़े क्राइम होते हैं। तो अगला बंदा आपको आगे से कहे कि यार मैंने तो आज तक नहीं होते हुए देखा। तो मसला ये है, दुनिया आप पे खत्म नहीं है ना। common answer है, ये बहुत या common answer है। या Anyways, जी साकिब भाई। अच्छा, क्वेश्चन मेरा रेहान भाई, जरा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पे भी एक जरा मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि जब आपने ओबर्ट मुकाई लिया ना, आप लोगों ने ओबर्ट मुकाई जब आपने लिए हैं, तब मेरा ख्याल में वो फ्लेवर ऑफ द डे उस दिन, जैसा उस दिन बात की थी फराज ने, वो तो शमार जोसेफ थे। और जल्मी ने तो पहले गस एटकिंसन को पिक किया, तो शमार जोसेफ तो अवेलेबल थे। तो आपने वो नहीं सोचा कि टॉम करन तो अवेलेबल नहीं है, तो कहीं मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर मुझे चाहिए, मगर आप लेफ्ट आर्म की तरफ ही चले गए, तो किसी राइट आर्म की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, हमारे पास राइट आर्म फास्ट बॉलर्स अगर आप काउंट करें तो हमारे पास वो 3 भाई हैं, नसीम, हुनैन एंड क्या कहते हैं, उबैद। तो वी हैव 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हमारे पास रोमान, शहाब खान और हमारे पास टाइमल मिल्स हैं। तो अगर हम 4 वो कर लें, 4 वो कर लें तो एक ही बात है। तो देन यू लुक एट अगेन, वही हम वापस उस बात पे आएँगे कि वो आपके पास जो आपकी लाइनअप में फिट होता है, एक अल्टरनेट ऑप्शन जो है उसमें उबैद मकवाई वाज़ फिटिंग इन द बेस्ट एज़ दैट अल्टरनेट ऑप्शन। शमार जोसेफ की आपने बात की, तो सबसे पहले तो मैं नांड्रे बर्गर की बात करूँ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बात करना कि जो मेन PSL का ड्राफ्ट हुआ उसमें नांड्रे बर्गर पिक नहीं हुए। तो बड़ी आउटरेज हुई कि जी PSL टीम्स को पता ही नहीं है नांड्रे बर्गर का, ये स्काउटिंग सिस्टम नहीं अच्छा एंड ऑल दैट। यार जब वो प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन होती है ना, उसके आगे एक छोटा सा नोट लिखा आता है कि इसकी अवेलेबिलिटी का कितना चांस है।
ठीक है, उसमें उसमें लिखा होता है कि इसको एनओसी मिलने का चांस है कि नहीं। तो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स का पहले ही था कि उनको एनओसी मिलने का बहुत मुश्किल चांस है, एंड दैट्स व्हाई वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी नहीं पिक हुए, क्योंकि उनका एनओसी मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। तो वो आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं चीज़ें सबको। आई मीन इट्स नो कोइंसिडेंस, शमार जोसेफ फॉर एग्जांपल, सबने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखा है, क्रेडिट टू जर्मी जिन्होंने उसको पिक किया है, बट वी डोंट नो कि उसकी एनओसी की सिचुएशन क्या है, एंड इफ एनीवन कैन गेट हिम एन एनओसी तो जल्मी कैन, बिकॉज डैरन सैमी है उनके पास। तो आई होप ही गेट्स एन एनओसी बिकॉज ही विल बी ग्रेट फॉर द लीग। आई होप ही डज गेट दैट एनओसी। सो आई मीन वो जिस टीम को के पास ज्यादा चांस है कि वो उसको ले आए लीग में, तो यू देन से कि यार ठीक है, दिस गुड फॉर द लीग, दैट टीम देन ब्रिंग्स दैट प्लेयर इनटू द लीग। सो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ Shamar Joseph coming to play the PSL is through Peshawar Zalmi, and that's the fact. That's the fact of it. नांड्रे बर्गर सिमिलरली पहले मेन ड्राफ्ट में इसलिए नहीं पिक हुए थे कि उनके आगे एक नोट था कि हिज एनओसी इज गोइंग टू बी अनलाइकली। इट्स एज सिंपल एज दैट। रणबीर ये आज एनओसी तक तो क्यों कोई जानता भी नहीं था उनको, वो तो उसके क्यों बाद ही मसले अचानक टीम में आ गए साउथ अफ्रीकन टीम में, तो फिर काफ़ी वो हो गया। रणबीर क्यों क्यों मसले होते हैं इनकी? हमारे तो हमें पता है मसले होते हैं इनकी एनओसी का। साउथ अफ्रीकन फॉर एग्जांपल का पीएसएल के लिए एनओसी का क्या उनका भी वो लीग का कोटा होता है? अब इतने देखिए, एक तो उनकी उनकी एक है तो ऐसे T20 चल रही होती है, दूसरा पीएसएल इज क्लैशिंग नाउ विद आईएल T20 एंड द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो आईएल T20 फॉर एग्जांपल 17th को खत्म हो रही है, जिसका फाइनल है, तो यू नो लॉट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले द फाइनल विल नॉट बी अवेलेबल टू प्ले द फर्स्ट मैच, लाहौर और इस्लामाबाद का जो मैच है। तो और बीपीएल जो 1 मार्च को खत्म हो रही है जाके, तो वो प्लेयर्स भी लेट आएंगे। तो वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं वो उस मुताबिक आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर नांड्रे बर्गर जैसा बॉलर जो उनकी टेस्ट टीम के अंदर खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, उसको इंजरी से बचाने की कोशिश करेंगे, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम वो उनको अलाउ भी करेंगे कि जिस लीग से उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उसको जाने देंगे वहाँ पे। पीपल फॉरगेट द फैक्ट कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल से उतना पैसा नहीं कमा रहे जितनी बाकी दुनिया। वो एक एक प्लेयर, वेस्ट इंडियन प्लेयर एक आईपीएल खेल लेता है ना, तो वो पूरे साल कोई लीग ना खेले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतने पैसे उसी एक लीग से कमा लेता है। तो हमारे प्लेयर्स के पास तो वो ऑप्शन नहीं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, स्पोर्ट्स में एक किसी भी एथलीट की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। एक इंजीनियर बनेगा ना बंदा, तो वो जिस दिन इंजीनियर बना है उसके बाद जब तक वो रिटायर नहीं होता वो इंजीनियर ही रहेगा। डॉक्टर होगा, उसकी भी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं आपकी भी शेल्फ लाइफ होगी, या मेरे जैसा बंदा उसकी भी शेल्फ लाइफ होगी। एक एथलीट के पीक ईयर्स होते हैं 5 से 8 साल, बहुत रेयर ओकेजन के ऊपर ज्यादा होते हैं। और वो फिर आपको उनका यू नीड टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दोज ईयर्स, एंड दैट्स हाउ पीपल थिंक। अगर आप भी उस सिचुएशन में आप भी यही सोचें। एंड वो द अदर फैक्टर टू दिस इज के अगेन वो जो आउटलायर्स वाली आप बात करते हैं 5 से 8 साल बात की, तो एकदम मेरे ज़हन में आया जिमी एंडरसन। तो आज वो लगे हुए थे लोग कि जिमी एंडरसन 41 ईयर्स की वो एज के अंदर भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है जी, बिकॉज उसकी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा है कि उसको जरूरत नहीं लीग खेलने की। और जी, उसने लीग के लिए रजिस्टर किया था जिधर वो पिक नहीं हुआ था। तो ये नहीं कि वो पहले दिन से कह रहा था मैंने लीगें नहीं खेलनी। तो आई मीन दोज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो रैंडमली उठा के कोई एग्जांपल देना इज नॉट फैक्ट कि ओ यार वो तो खेलता ही नहीं। तो आई मीन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का अक्सर कहते हैं कि वो लीग्स नहीं इतनी खेलते। उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है। अब थैंकफुली अभी जो हमारे प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, जो अभी नए वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पेमेंट्स एंड ऑल। सो दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड होपफुली विल हेड इनटू द राइट डायरेक्शन इन द फ्यूचर एज वेल। जितनी सक्सेसफुल पीएसएल होगी, जितना पैसा पीएसएल के थ्रू आएगा, जितना आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट लेके आएगी, उतना ही आपके क्रिकेट बोर्ड को और आपकी मुल्क को फायदा है। रणबीर, लास्टली ऑन दिस ब्रीफली कि ये प्लेयर्स फलाना प्लेयर आने या ना आने का जो सवाल पीएसएल पे होता है, तो लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड मुझे मुझे लोगों को ये एहसास ये भी एक फैक्टर नजर आता है कि पैसा अपनी जगह, कंपेयर टू अदर लीग्स हमारे पास जो इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों के पास ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज बड़ी लिमिटेड होती हैं, जी 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 बड़े बाउंड होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है जरूर। जी जी, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज फैक्टर। अगर आपको भी मैं एक होटल रूम के अंदर 1 महीने के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी इसको सोचेंगे कि आई विल बी इन अ होटल रूम। बट जो प्लेयर आता है यहाँ पे लीग में वो फिर कहीं नहीं जाता, बिकॉज वो ये रियलाइज करता है कि जब वो यहाँ पे आता है ही लुक्ड आफ्टर सो वेल कि वो फिर वापस आ जाते हैं। तो आप हेल्स, मनरो, राइली रूसो, कारन पोलार्ड, ये सारे जो हैं ये वापस इसलिए आते हैं कि दे लुक्ड वेल आफ्टर। दूसरी चीज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग बात करते हैं कि वो यार हमारे तो किसी अच्छे प्लेयर ने साइन नहीं किया, किसी बिग प्लेयर।
और यार इस आपको हर साल कम इसलिए लगते हैं कि वो पिछले साल वाले रिटेन हो गए ना, 3 हुए होते हैं। ऐसा ठीक है। ही है। अब वही सब लोग ये देखते हैं कि यार हमारा रोस्टर बड़ा बुरा है। यार वो ये तो देखो रोटेशंस कितनी स्ट्रांग हुई हुई हैं। नहीं, यस, साकिब भाई इसमें तो रेहान भाई वो शॉर्टली इसको आंसर, वो जो कहावत आप सबने सुनी है ना, वो जो बाप बेटा गधे लेके जा रहे होते हैं, जब बाप गधे पे बैठ जाता है तो लोग बोलते हैं बेटे को देखो बाप जो है गधे पे बैठा बच्चे को जमीन पे चलवा रहा है, और फिर जब बेटा बैठ जाता है तो बच्चे बोलते हैं बेटे को कि ऐसा बेटा है बाप को चलवा रहा है, खुद जम बैठा हुआ है। जब दोनों हाँ, साथ चल रहे हो तो लोग कहते हैं कैसे बेवकूफ है, गधा है, दोनों खड़े जो खुद चल रहे हैं, गधे को खाली छोड़ा हुआ है। तो वो लोग एग्जैक्टली। किसी हाल में खुश नहीं होंगे, तो दे विल फाइंड अ वे टू क्रिएट वाइंड अप। अब ये मैं सबसे आपको सिंपल याद है जब जेसन रॉय आए थे पीएसएल में, इट वाज ह्यूज कि जेसन रॉय आ गए हैं पीएसएल में, ठीक है। तो जेसन रॉय तो रिटेन्ड है इस साल। राशिद खान आए थे एवरी मंथ, लाइक राशिद भी रिटेन्ड है। राइली रूसो, कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स, यू नो ऑल दीज प्लेयर्स आर रिटेन्ड। शफेन रदरफोर्ड जिस तरह है, वो भी पिछले साल भी थे, तो वो इस साल भी हैं। सो आई मीन देयर आर क्वालिटी प्लेयर्स हु बीन रिटेन्ड बाय फ्रेंचाइजेस। सही है। और लीग्स बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस विल हैपन। जी साकिब भाई। चलिए यार फैंस के क्वेश्चन जाने से पहले मेरे बस आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, फिर फैन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो क्विकली करेंगे। सारी टीम्स रेहान भाई इमोशनल पिक्स करती हैं। इस साल भी आपकी इमोशनल पिक जिसको हम हमेशा कहते हैं रोमान रईस, पूरा साल कहीं पर क्रिकेट नहीं खेलते, वो सीधा आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से जरूर खेलते हैं। तो टेल मी अबाउट दिस पिक। मेरे ख्याल में सिर्फ उन्होंने T10 खेली है इस साल, पूरा साल कहीं और क्रिकेट नहीं खेली। तो ये एक इमोशनल पिक आपके साथ चलती आ रही है, वही ड्रेसिंग रूम वाली वैल्यू उसी वजह से, या कोई बॉलिंग कोचिंग का उनका रोल है, या इस साल उनका क्या रोल होगा? आगे भाई दो चीजें, एक तो आप देखेंगे इतने साल से हमारी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, और बीच में एक सीजन में मुल्तान सुल्तान्स गए थे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स वर आल्सो डिसेंट फॉर अ गाय हु वाज बॉलिंग डेथ ओवर्स। ही डिड रियली वेल फॉर अस जितने भी मैचेस पिछले साल खेले, सिवाय एक मैच के जिसमें टिम डेविड ने उनको एक ओवर में मारा था। अदर देन दैट ही हैड अ रियली गुड टूर्नामेंट लास्ट ईयर एज वेल। और T10 के अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें, जिस जहाँ पे 10 की इकोनॉमी रेट होती है, तो ही वाज गोइंग एट आई थिंक 8, रफली 8 रन्स पर ओवर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना। Mike Hessen was very keen on retaining him. He is a great leader in the dressing room as well. तो इवन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको नहीं पिक करती ना, तो फॉर एग्जांपल इस साल उसके ऊपर जब हमने उसकी रेलीगेशन रिक्वेस्ट डाली तो 2 इंटरेस्ट आए थे उसके ऊपर। तो ये नहीं कि सिर्फ हम लेना चाहते थे, उसको और टीम्स भी लेना चाहती थी। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा नाम, बट वो इवेंचुअली उनको वो रिक्वेस्ट अपनी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि उनके प्लेयर्स रेलीगेट नहीं हुए, तो फिर वो फंस गए थे उस कैटेगरी के अंदर। तो वो इसी सब्जेक्ट पे थी कि अगर हमारे प्लेयर रेलीगेट हो जाते तो हम रोमान ले लेंगे, लेकिन उनके नहीं हुए, तो रोमान रेलीगेट हो सके इस तरह। तो उनके ऊपर दो तीन टीमों का इंटरेस्ट था, तो इट वाजंट लाइक कि कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इमोशनल पिक एज सच नहीं है, इट्स अ वेरी लॉजिकल पिक। व्हाट ही प्रोवाइड्स एज एन ऑल्टरनेटिव, कि अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी मेन प्लेयर को इंजरी होती है, तो ही कैन बोल द न्यू बॉल, ही कैन बोल द डेथ ओवर्स, ही कैन ऑल्सो बी अ स्टार्टर। कुछ कंडीशंस के अंदर ही कैन बी अ स्टार्टर, कुछ कंडीशंस के अंदर जहाँ पे जो पिच है वो ऐसी हो कि जहाँ पे आपको वेरिएशंस की जरूरत पड़े, तो आई स्टिल थिंक ये वेरिएशंस उनकी टॉप क्लास है। एंड T10 के अगर आप उनके अभी भी नंबर्स निकालें, तो उसको किसी मैच में मारनी पड़ी। तो ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस एज वेल, एंड देन ही इज अ ग्रेट टीचर फॉर यंग किड्स। तो हुनैन, उबैद, इनके साथ जब वो रहेंगे तो वो इससे काफी सीखेंगे। अच्छा, एक ज़िशान ज़मीर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया पूछ रही है कि ज़िशान ज़मीर किधर गए? क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं? जी, जी, और जी। उनकी क्या Zishan कहानी है? Zamir is currently at the NCA, working with the doctors to get back to fitness. And we had him for 2 years, 3 years actually. 6 में पहली दफा पिक हुए थे। तो अभी होपफुली हमारी दुआ ये है कि वो जल्दी से जल्दी फिट हों, बिकॉज इज अ ग्रेट एसेट टू हैव लॉन्ग टर्म। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी रिकरिंग इंजरी है, तो ही हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। अच्छा, सलमान अली आगा और कासिम अकरम के ऊपर भी काफ़ी ट्विटर पे डिबेट्स चल रही है कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास सलमान अली आगा थे, कासिम अकरम थे, एक तो ये दोनों एक जैसे बिल्कुल प्लेयर हैं, और देन फिर आपने हैदर अली भी ले ली है। तो इन पिक्स का बताइए कि ये किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में दुनिया को समझना चाहिए कि 20 प्लेयर होते हैं तो 11 ही खेलना है। मगर टेल मी अबाउट दीस पिक्स, कासिम अकरम, सलमान अली आ गए, एंड बिफोर देन हैदर बिफोर अली भी आ गए। बिफोर रेहान भाई गिव्स द आंसर, लाइक हैदर भाई के साकिब भाई आप सवाल पूछ लेते हैं, जवाब याद नहीं रखते। मैं आपको ये सिर्फ कि वो उन्होंने कासिम अकरम और सलमान आगा की जस्टिफिक रीजनिंग तो दे दी थी उन्होंने, हाँ फिट करने वाला जो है ना वो आप बता दें। देखें, जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेयर जो हैं वो 100% फिट रहें। कासिम और सलमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर एक को इंजरी होती है तो दूसरा उसका बैकअप हो सकता है, ठीक है। और हमें एक ऑलराउंडर चाहिए था जो ऑफ स्पिन कर सके। सो बहुत सिंपल है कि एक की जगह 2 मिल गए तो दैट्स बेटर।
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हैदर अली की बात की, हैदर अली इज़ नॉट रिप्लेसमेंट फॉर कासिम और आगा। हैदर अली स्टैंड अलोन जो है वो बैटिंग हम उनकी कंसिडर कर रहे हैं, एंड वी ऑनेस्टली वो थिंक क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब दो बैटर इस तरह के दो लोकल कासिम अकरम और सलमान अली खान दो बैटर बेंच पे बैठे हैं, तो एक तीसरा भी आप बेंच के ऊपर एक बैटर ले आए हैं, तो क्या उनकी कोई जगह बनेगी या नहीं बनेगी? मगर इसमें फैंस का एक और भी मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, कहने कि प्लीज हैदर अली को पाकिस्तान का असल वाला हैदर अली बना दीजिए, क्योंकि अब वो राइट टीम में आ गया है। देखिए ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। देखिए आपको 4 फॉरेन प्लेयर खिलाने ही खिलाने हैं, आपको एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ही खिलाना है, तो 5 स्लॉट्स तो आपके गए, पीछे बचे 6 स्लॉट्स। फिर आपने 6 स्लॉट्स उनके इर्द-गिर्द एडजस्ट करने हैं, ऐसे ही है। अब उसमें अक्सर कोई पाकिस्तानी टैलेंटेड प्लेयर जो है ना वो 11 के अंदर फिट नहीं हो रहा होता, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो इट्स जस्ट अ फ्रेंचाइज मॉडल एंड दैट्स हाउ इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वो कोशिश हमारी ऑब्वियसली यही है कि इवन इफ हैदर डजंट प्ले एवरी गेम, तो वी वर्क विद हिम ऑन द नेट्स एंड वी गिव हिम दैट अश्योरेंस कि यार देखो, यू प्ले फ्रीली, यू एंजॉय योरसेल्फ एंड यू बी हैप्पी इन योर स्पेस, डोंट ओवरथिंक। यू आर अ गुड इनफ प्लेयर टू प्ले फॉर पाकिस्तान, यू आर अ गुड इनफ प्लेयर जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मैचेस जिताए हैं, अपनी फ्रेंचाइज टीमों को मैचेस जिताए हैं, तो ये रातों रात तुम में से वो एबिलिटी खत्म नहीं होगी। सो दैट्स द आइडिया एंड एज अ कोच माइक हैसन इज वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। चलें सर, जरा फैंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जब फैन से मैंने ट्विटर के ऊपर ओपिनियन लिया था, बल्कि मुझे डीएम में नुमान चौधरी हैं, एक जर्नलिस्ट, आप जानते ही होंगे उनके, वो कह रहे हैं जी कि जी मेरे जी। 2 क्वेश्चन आपने पूछने रेहान भाई से। पहला क्वेश्चन तो वो कह रहे हैं कि जी व्हाट्सएप और आपकी क्यों नहीं बनती? और दूसरा पूछ रहे हैं कि व्हाई डू आई ऑलवेज फाइंड यू इन सिचुएशंस वेयर आई एम इन ट्रबल? देखिए मैं दो चीजें, एक तो पहली चीज तो व्हाट्सएप, यार आई एम सॉरी एंड दिस आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स ऑन द रिकॉर्ड कि व्हाट्सएप इज नॉट, आई डोंट get along with WhatsApp. There's too many messages, too many groups. I feel groups तो मैं 90% ऑफ द टाइम पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ग्रुप पढ़ना शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी। और तीसरी चीज ये कि आई यूज्ड टू बी गुड एट WhatsApp, देन आई गॉट मैरिड, हैड अ फैमिली and have a life with my family, so I'd prefer spending that time with them. And तीसरी चीज मेरी, अगर मैं अपना WhatsApp खोल लूं तो I have some pinned messages जो मैं पढ़ लेता हूँ, और बाकी मैसेजेस अगर मैं स्क्रॉल करने लग जाऊं तो it would be very difficult to keep up with everything. So yeah, and I apologize to everyone कि even जब मैं किसी को अपना नंबर दे रहा होता तो मैं उनको बताता हूँ कि यार देखो, if you call me I will call you back, if you WhatsApp me then I'm sorry if I don't reply to you. और दूसरा उनका जो क्वेश्चन था, वो कहते हैं कि व्हाई डू आई ऑलवेज फाइंड यू इन सिचुएशंस वेयर आई एम इन ट्रबल? नुमान का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं। नुमान हमारे कैंपस एम्बेसडर एक प्रोग्राम था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें थे, और वन ऑफ द मोस्ट मेहनती पीपल आई न्यू। और उस टाइम भी मैंने नुमान को कहा था कि तुम काफ़ी आगे जाओगे लाइफ में, और इंशाल्लाह काफ़ी आगे जाएंगे नुमान। नुमान की जिंदगी की ट्रेजेडी ये है कि जितनी दफ़ा भी ये मेरे से मिला है तो ये मुझे आके कहता है, रेहान भाई मैं एक मसले में फंसा, मुझे निकाल दें। तो अब वो इसी से आप पूछ लें कि क्यों ऐसा होता है कि ही इज ऑलवेज इन ट्रबल। सो उनका अपना कसूर है, बिकॉज ये जिस तरह वो फराज बात कर रहे थे ना कि लक नहीं होती, तो ये भी लक नहीं है, ये बैड लक नहीं है, ये खुद ही क्रिएटेड है मैंने। आगे चलते सही जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन है उसामा जफर, उनका क्वेश्चन है जी, एनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दैट वी हैव टू प्ले नसीम इन ओनली सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, और इफ मेडिकल पैनल डीम्स फिट वी कैन प्ले हिम ऑल 12 मैचेस? देखिए मेडिकल पैनल अगर उसको जिस मैच में कहेगा कि फिट है तो ही कैन प्ले ऑल मैचेस। अगेन वी सेड वील फॉलो एग्जैक्टली टू द टी जो भी मेडिकल एडवाइस होगी एक्सपर्ट की। ना तो मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, और ना मैं इसके ऊपर कुछ कह सकता हूँ। मुझे उसको देख के तो नहीं पता चलेगा कि ओ इसको खिलाना है या नहीं खिलाना, तो ऑब्वियसली वील टेक दैट एडवाइस, बट एज ऑफ नाउ ही इज फिट। जी, समी शहजाद का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि अम, बड़ा लंबा उन्होंने लिखा हो, तो मगर ये बता दूं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि इमाद वसीम 5वें नंबर के ऊपर खेलते हैं और उनकी बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। क्या शादाब उनको अपनी पोजीशन के ऊपर 5वें के ऊपर खेलना चाहेंगे? क्योंकि शादाब भी आजकल कई कंडीशन में 5वें नंबर के ऊपर आ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। इमाद वसीम को बैटिंग में किधर फिट करेंगे, किस नंबर के आई ऊपर? थिंक शादाब मोस्टली अपने करियर के अंदर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले हैं वो नंबर, या तो बहुत लोअर डाउन की ऑर्डर अर्ली सीजन में खेले हैं, नंबर 4 पे खेले हैं।
तो आई थिंक वो उस टाइप का आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू। और हमारा कोई बैटिंग ऑर्डर उस तरह नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द मैच सिचुएशन एंड मैचअप्स। तो इफ द राइट मैचअप कम्स अप देन इमाद माइट इवन बी प्रमोटेड एट हायर, मे बी इवन 3 यू। तो बेसिकली 5 कोई फिक्स पोजीशन नहीं है उनकी। जी, एट मुस्तफा सेज अंडरस्कोर उनका ट्विटर हैंडल है। उन्होंने पूछा हुआ है कि शुड द इम्पैक्ट प्लेयर रूल यूज्ड इन आईपीएल और आईएल टी20 नाउ इंट्रोड्यूस इन पीएसएल 2? वो ये कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर इस तरह का पीएसएल में भी आना चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल टेक दूं तो मैं आपको दे देता हूं। मेरे ख्याल में न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द लीग टू ग्रो, एंड आई फील के सच रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड ट्राइड, एंड नॉट नेसेसरीली इम्पैक्ट प्लेयर, कोई और चीज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज तक हमेशा डिसअपॉइंटमेंट एक रहेगी कि बैट ड्रॉप जो है, वो बैट टॉस जो होता है वो हमें करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे टेप बॉल का कल्चर हमारी है। गली का हिस्सा है वो, बिल्कुल। आज तक वो पिंच करती है चीज कि वो ऑस्ट्रेलिया ने की। तो why don't we do something on our own instead of following other boards? I think we have the capability to। हमारे टेप बॉल में इतने रूल्स होते हैं यार। तो बचपन से जो भी गली क्रिकेट खेल रहा है उसको पता है कि यार वो लेग का स्कोर नहीं है, सिर्फ ऑफ का स्कोर है, ऑफ का स्कोर नहीं है, सिर्फ लेग का स्कोर है। तो आई मीन आई एम नॉट सेइंग ये कर लो कि लेग का स्कोर नहीं, ऑफ का स्कोर नहीं, बट इनोवेशन, आई थिंक देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इनोवेशन। पिंडी में कर सकते हैं शायद रेहान भाई। पिंडी में कर लेंगे, फिर भी उतना ही स्कोर होगा भाई। वो वैसे वैसे पिंडी की पिच का रेहान भाई जरा कुछ उनको बताइएगा कि हमें 250 वाली पिच नहीं चाहिए। काइंडली एक ऐसी पिच दिया करें जो बैटर और बॉलर दरमियान। नहीं मजा आता 250 वाले मैचेस देखने का, टू बी या ये ऑनेस्ट। देखें, मैं आपको बताता हूँ, हम वर्ल्ड कप में मैं पाकिस्तान टीम के साथ बैंगलोर गए ना हम लोग। तो बैंगलोर जाते ही सबसे पहले मुझे याद है हमने ये बात की कि दिस फील्स लाइक पिंडी, द साइज ऑफ द ग्राउंड एंड एवरीथिंग ना। तो वो जो क्यूरेटर है वो भी बोल रहा है, कहता है यार मैं जो मर्जी कर लूं इस ग्राउंड। अब हमारा जो न्यूजीलैंड वाला मैच था जिसमें उन्होंने 400 की, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, एट नो पॉइंट डिड वी थिंक 400, हालांकि 400 यार वर्ल्ड कप में कभी चेस नहीं हुआ। एट नो पॉइंट डिड इट फील के ओ इन्होंने हमें बहुत मारा है, क्योंकि वो जो ग्राउंड है ना वो ऐसा ही है। वो पिंडी का भी यही है कि वो पिंडी, वंस यू गेट इन द फ्लो देन नो स्कोर इज अनस्टॉपेबल, एंड वंस उनकी यू बाउंड्री स्टार्ट। नहीं बड़ी कर सकते कि चलो यार रसा बड़ा कर लें? नहीं, वो क्योंकि आपको बेसिकली एलईडी बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं पीछे, तो वो एक डिस्टेंस होता है क्राउड के आगे से, वो एक मैंडेटरी डिस्टेंस है, पर उसके आगे एक मैंडेटरी होता है। नहीं तो अगर आप बोर्ड के बिल्कुल साथ बाउंड्री लगाएंगे तो फील्डर को इंजरी होने का चांस है। तो पिंडी ग्राउंड का जो वो है डायमेंशंस, वो लाहौर और कराची की तरह उतनी, दे आर नॉट एज बिग एज लाहौर एंड कराची, तो उसको आप उस तरह मूव नहीं कर सकते। कल रेहान भाई, कल की इत्तेफाक से मेरे यूट्यूब पे ना वो 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल आ गया। वो 8 मिनट की हाइलाइट्स थी, तो मैंने लगाया, तो मेरे बेटे मेरे साथ देख रहे थे। तो उनको सबसे बड़ा जो शॉक और ऑ लगा वो फाइनल, उनको मैं पहले दिखा चुका हूँ। वो कहते हैं कि यार ये बाउंड्री लाइन किधर है, वो किधर है, ये वो तो इमरान खान ने एक चौका मारा, तो वो उसकी जो साइड स्क्रीन है उस पर टकरा गया जाके, उन्होंने चौका दे दिया। तो कहते हैं ये क्या हो रहा है, बाउंड्री किधर है, मतलब कौन पे? इमरान खान ने एक छक्का मारा जो सेकंड थर्ड टीयर पे इलिंगवर्थ को जो मारा था। उन्होंने सर पकड़, कहते यार ये ऐसे इस जमाने में, तो दे वर लाइक यार नो वंडर कि ये 249 250 वाज अ बिग स्कोर। यार ये तो किस तरह बाउंड्रीज लगाते थे, कितनी बाउंड्री, उसकी डायमेंशंस भी कितनी बड़ी, अब तो हम इतना अंदर ले आते हैं। या वो अब क्योंकि अब वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी आपको देखने पड़ते हैं, एलईडी बोर्ड्स वगैरह, बाउंड्री की रोप आपकी डिफरेंट हो गई है, तो ऑल दोस थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। और स्पेशली पिंडी की तो डायमेंशन नहीं है उतनी। अगेन लाहौर कराची में आप कर सकते हैं, पिंडी में नहीं कर सकते आप। जी साकिब भाई शूट। अच्छा जी, मैं जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ, काफी ज्यादा थे तो मैंने कहा चलो यार स्पीड स्पीड से कर लेते हैं। मुसद्दक कलीम का क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 5 पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ इमाद, मकॉय, रुमन रईस, नसीम शाह एंड उबैद क्यों ले लिए हैं? इफ यू चूज हिम ओवर हुनैन, हाउ डू यू थिंक कि शादाब विल मैनेज 5 पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर इन द फॉर्म ऑफ इमाद, मकॉय, रुमान, नसीम एंड उबैद? ये इसका अगर कोई रिस्पॉन्स करना चाहें। पहले तो मुझे ये, अगर ये 5 इकट्ठे खेलें तो वाकई शादाब के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ही इज राइट, बट वो 5 इकट्ठे नहीं खेलेंगे। वो मैंने आपको टाइमल मिल्स का इसी शो के अंदर पहले इसलिए बताया कि टाइमल मिल्स इज दैट गाय हु कैन प्ले दैट रोल। प्राइमरीली नसीम एंड इमाद का रोल जो है वो न्यू बॉल से है, और उसके बाद उबैद मकॉय समवन हु कैन आल्सो बॉल इन द मिडिल ओवर्स एंड द डेथ ओवर्स। अगर आप उबैद उसकी हुनैन शाह की बात करते हैं, तो जिसने भी नेशनल टी20 कप देखा है तो उनको ये आइडिया होना चाहिए कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर्स बॉलर्स इन द नेशनल टी20 कप। शाहाब खान हमने लिए, उनका भी जो वो उनकी भी स्पेशलिटी है कि वो
उनके चेंज अप्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी मिडल में या डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। तो वो आपको वही है ना कि वो अगर आप उनको मिक्स करेंगे तो देन यू हैव इनफ ऑप्शंस। इकट्ठे तो ऑब्वियसली सारे नहीं खेल सकते, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी ऑफ देम। ठीक है जी, एक राय अनीक का क्वेश्चन है। अब यूट्यूब से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आए थे, राय अनीक है, करेंगे पीएसएल 8 में अवर टॉप ऑर्डर गुरबाज मनरो हेल्स फेल्स मल्टीपल टाइम्स व्हिच रिजल्ट्स इन अ बिग कोलैप्स। तो वो कह रहे हैं कि सलमान अली आगा कैन गिव यू द स्टेबिलिटी इन द मिडल ऑर्डर बट यू नीड अ प्लेयर एट दैट वन डाउन पोजीशन। तो ये कह रहे हैं कि सारे पावर हिटर से बेहतर नहीं कि एक प्लेयर ऐसा रख दें जो स्टेबिलिटी भी देता हो। राशिद एंडरसन थे हमारे पास पिछले साल, और वो पहले 7-8 मैचेस के लिए अवेलेबल भी थे। और मनरो की फॉर्म कोई इतनी बुरी नहीं थी। मनरो, अगर आप देखें मनरो की फॉर्म, उसने कोई 100 नहीं की, लेकिन उसकी इनिंग्स अच्छी थी। यस, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप उस तरह फायर नहीं की जिस तरह नॉर्मली करती है। और सलमान अली आगा के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ही इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु इज रिलायबल, एंड इफ एन अर्ली विकेट फॉल्स तो ही कैन बी समवन हु कैन देन बिल्ड दैट इनिंग्स। एक आखिरी क्वेश्चन है जी ये, क्योंकि बाकी मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं कि हम लोग पहले ही पूछ चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, वो तला अकरम है, वो कह रहे हैं कि व्हाई हैव इस्लामाबाद यूनाइटेड नॉट गॉन फॉर एनी प्रॉपर स्पिनर और रिप्लेस आसिफ अली विद अ प्रॉपर फिनिशर। अच्छा, गुड क्वेश्चन। नंबर वन तो ये कि आसिफ अली जैसा फिनिशर पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, जो है वो बाकी टीमों ने ऑलरेडी रिटेन किए हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वी आर लुकिंग एट आजम इज़ वन ऑफ द बिगर हिटर्स। वी नॉट वो अगेन पीपल कंफ्यूज हिम विद द फिनिशर। अगर उसको थोड़ा टाइम मिले तो ज़्यादा बेहतर खेलता है। तो आजम इज़ दैट। पर हमारे पास मैथ्यू फोर्ड हु कैन प्ले दैट हिटर एंड फिनिशर रोल. We have Shadab who can play that role. We have Imad who can play that role. We have Fahim who can play that role. So there are enough options who can play that finisher role. And the idea was कि जो best possible players available हैं उनमें से आप pick कर सकते हैं। तो आप जबरदस्ती किसी दूसरी टीम से तो प्लेयर नहीं छीन सकते। तो that was the idea behind it, and I think there are enough options to finish the game off. अच्छा साकिब, मैं अगर सवाल Will you have any questions? आखिरी 10 मिनट में रेहान भाई से दो चीजें। अच्छा, पहले मैं बिफोर गोइंग टू दैट, एक चीज है, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन I'll tell you why I'm asking this. बट क्योंकि अब आप पीसीबी का भी रोल संभाल चुके हैं, अब आप इसमें भी, क्योंकि इसमें तो आपको एक छोटी विंडो मिलती है। ये जो हमारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये मोस्टली 90-95% रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती नहीं होती है। सोशल मीडिया इनके हाथ में दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक जो ट्रेनिंग और या जिम्मेदारी वो जो होती है, वो किसकी होती है? इनके एजेंट की होती है या एज अ मैनेजर आपकी, या मेंटोर आपके, कि वो काफी अहमकाना चीजें भी कर जाते हैं जो कि बाद में भारी भी पड़ती हैं। So do you guys focus on that, educate them on these things or not? ये देखें, ये ऑब्वियसली वी ट्राई टू एजुकेट देम वेयर पॉसिबल, बट मेरा उसमें बहुत सिंपल ओपिनियन है कि आप सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करें यार, देखें ये जो यंग प्लेयर आ रहे हैं ना, वो अक्सर लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यार ये तो अब नेशनल स्टार बन चुका है, तो इसको तो देख के बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, मान ली आपकी बात। वैसे तो मेरे ख्याल में वो भी एक इंसान है, जितना आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उतना ही वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन एक यंग प्लेयर आ रहा है, वो तो अभी इंटरनेशनल स्टार नहीं है, तो उसको अगर वो गलतियाँ नहीं करेगा तो वो सीखेगा भी नहीं। तो थोड़ी-सी गुंजाइश दे देनी चाहिए इन बच्चों को। दूसरी चीज़, येस वी ट्राई टू एजुकेट देम। येस, उनके एजेंट्स, उनके मेंटोर्स, उनके पेरेंट्स, उनके कोचेज़, सबका रोल होता है। बट एट फ्रैंचाइज़ क्रिकेट वी ट्राई आवर बेस्ट टू एजुकेट देम। बट आई ऑलवेज़ फ़ील कि अगर आप मैं जेनुइनली अब अगेन एन एग्ज़ाम्पल कि अगर सारी ज़िंदगी मैंने गलती ना की होती तो मैं कुछ सीखता ही ना। तो गलती से ही The reason I'm asking, sorry रणबीर, is कल I don't know how social media पे वो पकड़ी गई चीज कि नहीं। तो कल मैं, as you are on in the toilet, you open Instagram, तो मैंने Instagram खोला हुआ था कल, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, एक हमारे फास्ट बॉलर है, he started a live stream। मैंने उस पर क्लिक किया, मैं लाइव स्ट्रीम पे गया। सो वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, और वो पता नहीं ऑल फॉल ना कोई पता नहीं किसके बारे में, और क्या अजीब सी, मैं आपको बड़ी खबर देने लगा हूँ, और ऑल फॉल सी बातें करने लगे। अब किसी ने आके एकदम से उनकी स्ट्रीम 3-4 मिनट बाद बंद कर दी। ये सो कोई वो मुझे बताएं कि ये रिटायर्ड क्रिकेटर है कि कोई यंग बच्चा? यंग। अच्छा। तो वो तो मैंने कहा ये क्या था?
and who is advising them to do these things? और वो ऑल फॉल बातें कर रहा था, पता नहीं किसी के बारे में, मैंने उसको समझाया है, वो समझ नहीं रहा है, पता नहीं क्या, लाइक इट डिडंट, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एंड मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के टाइम देखो उतनी देर में वो बंद ही हो गई स्ट्रीम। तो दैट वाज समथिंग दैट मैंने सोचा कि यार इनको कोई समझाने वाला है कि नहीं, ये किस तरह की हरकत है, क्योंकि फिर जब ये मजीद सक्सेसफुल हो जाता है, आगे जाते हैं, दीज थिंग्स जो जो लोग तो है ना सोशल मीडिया पे, जो चीज आगे कभी जाती नहीं है, फिर लोग वो चीजें ढूंढ के ले आते हैं, तो ये बड़ा एनीवेज नेक्स्ट। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको वो भी बात कर रहा हूँ कि एक 18-19 साल का बच्चा जब कोई गलती करता है ना, तो थोड़ा सा ना उसको लीनियंसी उसकी तरफ दिखा दें। बिल्कुल ये मेरी फैन से बड़ी गुजारिश है ये, कि सब गलतियां करते हैं यार। और खास करके मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहता हूँ, अक्सर मैं ट्वीट करूँगा तो मुझे नीचे रिप्लाई आता है, ओ भाई तू कितना वेला है। तो कल भी परसों मैंने कोई ट्वीट की थी, उसके नीचे भी एक बंदे ने रिप्लाई किया, तो मेरा दिल करता है मैं उसको रिप्लाई करूं कि मैं वेला हूं, तू मेरे से डबल वेला है, जो मेरे वेलेपन पे मुझे बता रहा है कि मैं वेला हूं। तो आई मीन व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? वो मैंने एक स्टैट पोस्ट किया था, अगेन नो कॉन्टेक्स्ट स्टैट था वो, उसका कोई फायदा नहीं। किसी ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है। तो उसमें मैंने स्टैट पोस्ट किया था, एक आज से कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, तो कोहली उस टूर्नामेंट का ना टॉप स्कोरर था। तो मैंने कहा कि भाई कोहली दिन में कुछ 4 पोस्टिंग कर रहा है अपनी इंस्टा के ऊपर, और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एक्चुअल इश्यूज वी टॉक अबाउट ओ ये पोस्टिंग कितनी कर रहा है। आई मीन व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? और देखें मेरी बात सुनिए, अ, अल्लाह की कसम, ये जो क्रिकेटर होता है ना, या कोई भी प्रोफेशन बनने का ना, उसकी नौकरी है। वो सारा दिन नौकरी नहीं करता, वो सुबह उठ के ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग नहीं करता कि फोकस ऑन योर गेम, यू शुड नॉट बी ट्वीटिंग। और तो उनको तो कोहली को तो खैर करोड़ों मिलते हैं एक ट्वीट के। अच्छा खैर दूसरा तो मैं वैसे कह रहा हूँ, फोकस ऑन योर गेम, तो अगर आप सारे इंडियन वो क्रिकेटर सारे इंडियन क्रिकेटर करते हैं ये, वो हाँ, अपने सोशल मीडिया से बहुत पैसे कमाते हैं और Okay, वैसे भी Ranveer, last 10 minutes, I just wanted to discuss one thing. Is discuss or listen from, I mean, hear from you. जो वर्ल्ड कप में हम लोग गए थे, इंडिया गए आप, जब लाइक वो पूरा एक्सपीरियंस बड़ा यू नो नया, एवरीबडी, एक तो हम एज अ पाकिस्तानी ड्रीम करते हैं इंडिया जाने के लिए, फिर एज अ मैनेजर टीम में जाना, यू नो हैदराबादी बिरयानी, एक वो सारा ड्रामा, एंड यू नो बीइंग द मैनेजर, बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, जो आपने बोला कि जबरदस्त इंतजाम थे, कोई थिंग्स दैट जंप्ड आउट टू यू, थिंग्स यू रिमेंबर, लाइक किस तरह के बताइए कि वो कैसा रहा पूरा तजुर्बा? हाँ यार देखो, एक तो फाइनेंशियली जितना डिफरेंस है उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में, इट्स एन आई ओपनर, it is a complete eye opener. Okay, when you go there and you see their facilities and grounds and everything, and realize the difference in where they stand financially compared to us, that's an eye opener. तो वो आप जितना मर्जी डिनाई कर लें, वो फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये कि हम अक्सर बात करते हैं, ओ यार 16 प्लेयर गए, 7-18 कोच चले गए, तो प्लेयरों से ज़्यादा तो कोच हैं। तो इंडिया की टीम की कोई 70 बंदा कंटिजेंसी का आता है, उनका किटमैन भी रहता है, उनके साथ शेफ्स आते हैं, उनके साथ हम इंस्टेड ऑफ सपोर्ट करना, हमारा क्रिटिसिज्म इन बातों पे होता है कि ये कितने लोग चले गए। तो कितने लोग जाने से क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो अगर टीम की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी करके देनी चाहिए। और आपस की बात है, हमारा क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में फुल कोऑपरेट किया था कि यू टेक एज़ मेनी पीपल एज़ यू वांट, बट फाइनेंशियली ऑब्वियसली वो हमसे बहुत एक नेक्स्ट स्टेप है। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम मैंने देखी कि उनके भी द अमाउंट ऑफ स्टाफ दे हैव, जो मैच खत्म होता है ना, आप हाथ मिला रहे होते हैं, तो ये यकीन माने वो खत्म ही नहीं होते। और स्पेशली अगर आप मैच हारे हो तो आपका दिल भी नहीं करता कि आप करो, तो वो खत्म ही नहीं हो रही थी लाइन एक मैच में, मुझे याद है, मैं कह रहा हूँ यार हर बंदे को कहना पड़ रहा है, वेल प्लेड, चीयर्स चीयर्स। और ये खत्म भी नहीं हो रहे। तो आई मीन वो एक आई ओपनर था कि जो यू नो cricket is now a sport जहाँ पे it's heading towards a direction where it is will be so professional कि one player will need a batting coach, a fielding coach and a chef and a personal trainer, and जो कि फुटबॉल में होता है, जो कि आपकी बास्केटबॉल में होता है, जो कि आपकी बाकी स्पोर्ट्स में होता है, कि एथलीट्स आर सो वेल लुक्ड आफ्टर कि उनका एक पीआर मैनेजर होगा, सब कुछ वो सब साथ होंगे। So that's where we're headed in the future, and I think that was an eye opener for me. The other thing that was really interesting going to India was I thought कि क्योंकि वो जो आप टीवी पे देखते हैं वो सारा कुछ होता है, तो आपको होता है कि यार ये तो हमसे नफरत होगी इनको।
I know एक दो clips आई. Ahmedabad was tough. It was really really tough क्योंकि Ahmedabad was like बहुत hostile crowd था उनका. But at other venues, I think we received great support. I remember हैदराबाद में तो नारे लगे थे जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा. And at the stadium I was stunned कि इतना loud crowd. Chennai was the most amazing experience because मैंने सुना था कि चेन्नई का crowd बहुत सपोर्टिव है towards both teams. आई रिमेंबर अगर हमारा अफगानिस्तान से मैच हो रहा था, अफगानिस्तान अच्छा खेल रही थी, वो अफगानिस्तान के नारे मार रहे थे. हम अच्छा खेल रहे थे, वो हमारे लिए नारे मार थे. सो साउथ अफ्रीका वाला जो टेंस मैच था उसमें सिमिलरली देवर चैंट्स ऑफ शाहीन 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 इन द स्टेडियम व्हेन ही वाज बॉलिंग दैट स्पेल, एंड एट द सेम टाइम देयर वर चैंट्स ऑफ महाराज महाराज व्हेन ही वन दैट मैच फॉर देम. सो वो चेन्नई वाज, फिर मुझे वो चेन्नई वाली स्पेशल मेमोरी इसलिए भी कि वो जो टेस्ट मैच हम चेन्नई का जीते जिसमें चेन्नई के क्राउड ने, जब आप स्टेडियम जाते हो ना तो पीछे प्रैक्टिस फैसिलिटी है, तो वहां पे वो उन्होंने पूरी पेंटिंग लगाई हुई है जिसे पाकिस्तान की टीम सेलिब्रेट कर रही है और पूरा चेन्नई खड़ा होकर उनके लिए तालियां मार रहा है. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. उसकी या एंड आई, तस्वीर ली हाँ थी कोई तस्वीर ली थी कोई इस पेंटिंग यार की? मेरा एक बहुत मेजर मसला है, मैं ना तस्वीरें बहुत कम लेता हूँ. तो ये है, पर आई एम श्योर एहसन नागी ने ली थी तस्वीर, आई थिंक उसके पास पड़ी होगी तस्वीर. तो या he was amazing, that in that sense it was an amazing experience. अहमदाबाद का आपने जिक्र किया रेहान भाई, जो अहमदाबाद आई रिमेंबर आपने एक पिक्चर डाली थी ट्विटर पे अहमदाबाद जब स्टेडियम में आप पहली Yeah. बार गए थे, तो वो उस पे मैं दोबारा थोड़ा सा कि जो फर्स्टली जब आप गए एम्प्टी स्टेडियम बट भी एक इंटिमिडेटिंग हो गया, एंड व्हेन यू सेड यू हैड द हॉस्टाइल क्राउड, a little more on that कि वो जो हॉस्टाइल क्राउड जब था, was it suffocating, how was the whole experience, and how पहला इंप्रेशन उस स्टेडियम का, स्टेडियम वाकई में कोलोसल लगता है जैसा टीवी पे लगता है? नहीं, वो स्टेडियम वाकई में कोलोसल है. स्पेशली उसकी खास बात स्टेडियम की पता है क्या है कि अब आप मेलबर्न है ना, मेलबर्न तो उधर आप 100,000 क्राउड फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी फील्ड इतनी बड़ी है मेलबर्न की कि स्टिल द क्राउड इज नॉट एज ऑन टॉप ऑफ यू. ये तो 70 मीटर की बाउंड्री है और 70 मीटर की बाउंड्री के ऊपर आपके ऊपर 1 लाख बंदा है, और द साइज ऑफ द ड्रेसिंग रूम इज अनबिलीवेबल. लाइक उसके अंदर क्रिकेट मैच हो सकता है, इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम है. तो एंड देन द क्राउड अगेन, वो 100 सीढ़ी. अब उसकी एक और खास बात ये है कि जब नए बैटर ने बैटिंग करने जाना है उसमें 100 सीढ़ी उतर के जाना है क्राउड के दरमियान में से. तो वो 100 सीढ़ी उतरते उतरते इंडियन जो क्राउड है वो उसको इंटिमिडेट वगैरह. अगेन वो मैं जो होम फैंस की बात कर रहा हूँ, होम एडवांटेज शुड एग्जिस्ट. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग एट होम और अवे? और जो होम और अवे का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि आपको होम एडवांटेज हो. सो आई मीन दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको बताऊं, मैंने एटमॉस्फेयर बहुत एंजॉय किया. इट मैं वाज इसीलिए रेहान भाई आपसे पूछा था कि एज अ फैन, क्योंकि आप तो टीम का हिस्सा थे, एज अ फैन ठीक है, बहुत उस पे कंप्लेन थी कि बहुत हॉस्टाइल क्राउड था, बहुत वो था. एज अ फैन हु हैज बीन वाचिंग फुटबॉल फॉर द लास्ट 2.5-3 डेकेड्स, तो एक ये जो एलिमेंट होता है, जो अंसर होता है कि जैसे कमिंस ने बोला था कि इन स्पोर्ट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज व्हेन यू हियर अ क्राउड गो क्वाइट. तो वो भी तो एक मतलब ठीक है, आपको हैदराबाद में एक सपोर्ट मिला, वो एक डिफरेंट फील है, लेकिन इसकी भी खेलने की फील अलग ही होगी. अलग अलग फील थी, बिल्कुल अलग फील थी. और दूसरी चीज ये कि अनबिलीवेबल बात ये है कि उनका फैन कल्चर की बात कर रहा हूँ कि आप ग्राउंड जाएं तो इट्स अ सी ऑफ ब्लू, एवरीवन इज वेयरिंग इंडिया की शर्ट. एंड आई होप कि पाकिस्तान में वो हमारा कल्चर इंशाल्लाह 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 डेवलप होगा कि अगर लाहौर कलंदर्स की टीम लाहौर में मैच खेल रही है तो इट्स अ सी ऑफ जस्ट लाहौर कलंदर्स शर्ट्स, एंड इट्स अ सी ऑफ रेड व्हेन यू प्ले इन रावलपिंडी, इट्स अ सी ऑफ ब्लू व्हेन यू प्ले इन कराची. आई मीन वो दैट इज एन अमेजिंग साइट टू जस्ट सी. आई मीन आप सोचेंगे आप बैटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप अपना गार्ड ले रहे हैं और आपने लेफ्ट राइट देखा है, आपको इंडिया के फील्डर और उसके पीछे सिर्फ ब्लू ही ब्लू नजर आ रहा है. दैट इज समथिंग एल्स ना. वो मुझे याद है वो मैच से पहले वो जो हडल होता है ना, तो उसमें हडल हो रहा था तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो मैं इधर उधर देखा तो वो इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो लिटरली आप गुम हो जाते थे कि यार ये प्लेयर है, इसके पीछे फैन है, वो उसके अंदर ही गायब हो जाता था बैकग्राउंड के अंदर. सो that was an experience to savor. वो मुझे याद है मैंने उस मैच में भी I was talking to some of the players and I said listen, and this is before the match, not after we lost, that was disappointing. I said listen, savor this moment, because how many people in the world can say that I played at a stadium of more than 100,000 fans and not a single one was supporting us. So मैंने कहा how many people in the world can say that? How many people in the world will get to experience what we are going to experience today? So enjoy it, and
they will be better off for it inshallah next time. अच्छा last एक दो सवाल इसमें सिर्फ क्योंकि I was waiting for this World Cup. I was waiting for it to talk to you after the World Cup. दो तीन ये तो बहुत ही हमसे फैन लेवल सवाल है, लेकिन वाकई में क्योंकि उस पर इतनी बात हो रही थी, आपने फाइनली जब हैदराबादी बिरयानी खाई, was it worth the hype? Yes, it was. Really? So Yeah. अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है? और जो पंजाबी कहता है ना कि कराची की बिरयानी नहीं अच्छी, उसने बिरयानी खाई नहीं है फिर, बिकॉज़ कराचीज़ बिरयानी इज़ स्टिल द बेस्ट बिरयानी आई हैव एवर हैड इन द वर्ल्ड। True Karachi biryani, nothing comes close to it, in my opinion. It's my favorite food in the world. बिल्कुल Second best was the Hyderabadi biryani I had in India. It's still the second best. Karachi is better, but there's a difference in taste, a difference in थोड़ा subtle सा spices में difference है. मुझे spicy food पसंद है, शायद इसलिए मैं थोड़ा bias भी हूँ. But yeah, I think it was क्योंकि मैं expect करता कि यार जितनी when someone creates too much hype ना, तो मैं अपनी expectation lower कर लेता हूँ कि यार बिल्कुल इतनी अच्छी चीज ठीक है, लो एक्सपेक्टेशंस के साथ खाई थी, and we went to this place which is called the Jewels of Nizam, which is one of their best restaurants. So we had food there, and प्लेयर्स ने बाय द वे वो जो बाद में आकर प्लेयर्स ने बिरयानी खाई, प्लेयर्स ने वो पत्थर गोश्त एक होता है वो खाया था बेचारों ने। बिरयानी तो हम स्टाफ के मेंबर्स ने खाया था, वो इट्स रियली नाइस पत्थर गोश्त होता है उनका एक मटन का, तो वो खाया था। लेकिन बिरयानी तो हम बेचारे स्टाफ वालों ने खाया, वो अगले दिन लाया कि प्लेयर बिरयानियाँ खा रहे हैं, प्लेयर ये कर रहे हैं, प्लेयर वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सो या अच्छा नहीं, क्योंकि वो इतनी आपकी साइकी पे असर करती चीजें, मतलब मैंने इतना इन्फ्लुएंस हो गया, मेरे यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका बिरयानी का मैंने उनको फोन किया, तो मैंने उनको बोला भाई मुझे हैदराबाद, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डिलीवर की एंड बहुत आला थी। तो मैंने उनको दोबारा, उनसे मेरी दोस्ती हो गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो आपने बनाई है हैदराबादी, जो हैदराबादी ही है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जो ये बिरयानी बनाई, कहते हैं फराज भाई आप हैदराबाद जाके भी खाएंगे आपको फर्क नहीं पता चलेगा। मैंने कहा ओके, आई टेक योर वर्ड फॉर इट एंड इट वाज अमेजिंग। तो कराची बिरयानी तो खैर आई एम यू नो हाफ कराचीआइट, तो मुझे पता है भाई, मैं तो खैर कराची की बिरयानी। अच्छा लास्टली, क्योंकि खाने पे बात हो रही है, तो यू ट्रैवल्ड अक्रॉस, सबसे चैलेंजिंग या लीस्ट फेवरेट फूड वहाँ पे कहाँ पे मिला था आपको, जहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट इंडिया में फूड चेंजेस अ लॉट राइट? आई थिंक अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद आई थिंक बिकॉज उनका मोस्टली वेजिटेरियन फूड था वहाँ पर अवेलेबल, तो दैट वाज आई थिंक मेरी नज़र में इट वाजंट अहमदाबाद का जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था वो द क्राउड एंड एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, अदर देन दैट नॉट एज ग्रेट, बट लाइक चेन्नई वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ फूड। कोलकाता मैंने खाना खाया था बाहर, अमेजिंग। कोलकाता गिव्स वेरी कराची वाइब्स एज वेल एज अ सिटी। मैं सुना है ये। इनफैक्ट मुझे याद है हम कोलकाता जा रहे थे, तो लिटरली एक टाइम में मुझे फील हुआ हम शाहराह फैसल पे जा रहे हैं, तो इट वाज वेरी मच लाइक बैंगलोर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिटी। सो या इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इट वाज ग्रेट। इनका सिलिकॉन वैली कलकत्ता में, बैंगलोर में? बैंगलोर ही। अच्छा अब यार तुमने इतने क्वेश्चन कर दिए, तो खत्म करने से पहले मेरा भी आखिरी क्वेश्चन ले लिए ध्यान भाई। ये अभी जो बिरयानियों की बात चल ही रही थी, जिसमें वो फिर इमाम की फिटनेस की बात आई, आप पास आउट करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। बाबर के ऊपर भी एलिगेशंस लग गए कि इसने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। उस बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा केक कल्चर की बात होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या ऑब्सेशन है केक कट करने का, केक खाने का। तो फिटनेस के ऊपर आ जाए, डू यू थिंक कि बाबर की फॉर्म फिटनेस की वजह से है, और बाबर की फिटनेस आपको लगी है कि कहीं इस तरीके से ज्यादा हो गया वेट और इस वजह से उसकी फिटनेस नहीं आ रही? तो अगर आप कमेंट करना चाहें इस पर। आई थिंक बाबर की, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बाबर इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ हिमसेल्फ। उसको पता है कि वो कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। तो आई थिंक जो मुझे पता है, बाबर वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग व्हाट ही ईट्स, इंक्लूडिंग कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है, कितनी फिटनेस पे काम करता है। तो आई मीन अगर आप कह रहे हैं कि उसका वेट ज़्यादा हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ऑफ सीजन का टाइम बहुत कम मिला है, बिकॉज बैक टू बैक क्रिकेट हुई है, तो उसमें आप जब बैक टू बैक क्रिकेट होती है आप ट्रेनिंग उतनी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग इज डिफरेंट एंड प्लेइंग क्रिकेट इज डिफरेंट। बैक टू बैक ट्रेनिंग के अंदर आप उतनी जिम वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बैक टू बैक क्रिकेट के अंदर आप उतना जिम वर्क नहीं कर सकते। सो बॉडी टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी चीज आपने केक कल्चर की बात, केक कल्चर पे तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि वो कल्चर बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब वो केक कटता है ना, तो यकीन माने वो केक एक दो स्लाइस बाइट्स के अलावा कोई कुछ नहीं खाता।
तीसरी चीज है कि अगर वो 7 दिन सारा वो डाइट फूड खाकर एक दिन केक खाएंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना कि वो केक, आपको क्या लगता है वो जब केक कटता है उसके बाद वीडियो कट जाती है, वो केक पूरा तो नहीं खत्म होता। वो मोस्टली यही होता है कि वो जो होटल का स्टाफ होता है उनको चला जाता है केक, इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स मोर ऑफ अ जेस्चर देन एनीथिंग एल्स। तो हर टीम का अपना एक कल्चर होता है, हमारा एक कल्चर बना हुआ है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड अबाउट आवर ओन कल्चर्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर्स, कि एटलीस्ट वी सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस, एटलीस्ट वी सेलिब्रेट। और आधे केक तो मैं आपको बताऊं, वो इंडिया में हम गए थे, वो होटल वाले खुद ला के रख देते थे रिसेप्शन पे। हम मैच जीत के आते थे, केक 3 केक पड़े होते थे रिसेप्शन पे, 3-4 दफा तो वो नाराज भी हुए कि मैंने कहा यार हम ऑलरेडी वी टायर्ड, लेट अस गो अपस्टेयर्स। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये ये जो केक कल्चर या वो वाली चीजें हैं, ये हर टीम का अपना एक चीज होती है। तो अगर गोरी टीम शैंपियन खोल रही है तो उसमें भी कैलोरीज उतनी ही है, पर वो खोल रही है शैंपियन, उस पे तो नहीं हम कुछ बोल रहे, वो तो हम कह रहे हैं ठीक है जाने दो। तो दैट्स माय पॉइंट ऑन दिस। ठीक है साकिब भाई, तो लेट्स रैप इट अप, घंटा पूरा हो गया हमारा सेकंड एपिसोड का भी। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, एंड इट्स जस्ट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इतनी सारी कहानियां आगे हमने वर्ल्ड कप की भी सुन ली, पाकिस्तान टीम की, पीएसएल पे भी हमने, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी डीप डाइव कर लिया, बट एंड वीव टॉक्ड ऑफ एयर फॉर अनदर आवर एटलीस्ट, और 3-4 घंटे का हमारा सेशन ऑलरेडी हो गया है, बट it's always a pleasure, and this was something I was waiting to talk to you, especially abhi jaise bola ki kyunki I wanted to learn about your Pakistan team experience, the whole India, क्योंकि आपका इतना बड़ा टूर हुआ और उस पे क्या-क्या हुआ, उस पे कभी टाइम मिलेगा तो और बात करेंगे, क्योंकि there are a lot of things probably we can dive into, but बहुत शुक्रिया टाइम देने का again, and good luck with the Islamabad season coming up, and जो आई होप कि आप कराची तो चले अभी रिबिल्डिंग फेज में, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू विन, लेकिन आई एक्सपेक्ट somebody to stop Lahore from making a hat trick. तो और आपके भी यू हैव एन एडेड आई वुड से मोटिवेशन कि आपके 2 टाइटल वाली चीज तो उन्होंने बराबर कर ली है, सो probably you can go one up. बस साकिब भाई की स्माइल नहीं था जा रही अभी तक। Exactly. So if you hopefully you guys can go one up. So good luck and thank you so much, and thank you everybody for watching. Rehan Ul Haq, GM of Islamabad United, back in his familiar surroundings. तो अब आप PSL करीब आता जा रहा है, रेलू कटे देखते रहे, आपके पास इंटरव्यूज एनालिसिस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हमारे 70% व्यूअर्स जो है वो हम 5 साल से शो कर रहे हैं, अभी तो 16,000 पर है। तो बहुत शुक्रिया देखने का, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।